मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। मिलत टाइम्स की खुसूसी पेशकश इलेक्शन 2019 की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं एक सर्वे। ये सर्वे पूरे मुल्क का नहीं है, किसी भी एक मुकम्मल रियासत का नहीं है, लेकिन अपने आप में ये सर्वे बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वे का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के एक ऐसे ख़ित्ते और एक ऐसे इलाके से है जहाँ कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी एक साथ पाई जाती है और जहाँ के मुसलमान बैक वक्त 4 MP की हार और जीत का फैसला करते हैं। जिसे चाहते हैं MP बनाते हैं और जिसे चाहते हैं MP की इलेक्शन में शिकस्त से दो चार करते हैं। 2014 में बिहार में इसी सीमांचल ने मोदी लहर को रोका था। 2019 में सीमांचल का क्या मूड है, सीमांचल के अवाम क्या चाहते हैं, इसी को जानने के लिए बीप इंडिया एजेंसी और मिलत टाइम्स ने मुश्तरका तौर पर एक सर्वे किया है। दोनों यानी मिलत टाइम्स और बीप इंडिया एजेंसी की 10 टीमों ने 10 दिनों तक पूरे इलाके का सर्वे किया। 40,000 लोगों से मुलाकात की। टीम में 3 अफराद शामिल थे। सर्वे के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि किसी पर शनाख्त जाहिर न हो, किसी को पता न चले कि हम लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं। सर्वे टीम ने बहुत फ्रैंक होकर, बहुत जिम्मेदारी के साथ उनके साथ घुल मिल करके उनके दिल की बात जानने की कोशिश की और इस तरह ये सर्वे आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। सर्वे के दौरान 3 सवालात किए गए, 3 उमूर पर फोकस किया गया। पहला सवाल था सीमांचल की तरक्की, सीमांचल के फलाह बहबूद और सीमांचल की तामीर के लिए कौन सी पार्टी, कौन सी अलायंस सबसे बेहतर है, किस पर आपका भरोसा है। सर्वे के दौरान दूसरा क्वेश्चन किया गया, इलेक्शन 2019 के बाद हिंदुस्तान में किस पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए। तीसरा सवाल था कि आपके लोकसभा हलका के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। पहला सवाल था हमारा सीमांचल की तरक्की, सीमांचल के फलाह बहबूद के लिए सबसे बेहतर पार्टी, सबसे बेहतर अलायंस कौन है। इस सवाल के जवाब में अररिया, कटिहार और पूर्णिया के 30% लोगों ने कहा कि RJD और कांग्रेस का अलायंस सीमांचल की फलाह बहबूद के लिए बेहतर है। 25% लोगों ने कहा कि JDU तने तनहा BJP के बगैर JDU ने विकास किया है और 25% लोगों का मानना है कि JDU सीमांचल के विकास के लिए बेहतर है। 18% लोगों का मानना है कि BJP सीमांचल के विकास के लिए बेहतर है। सीमांचल के इन्हीं 3 अजला अररिया, कटिहार और पूर्णिया के 27% लोगों का मानना यह है कि MIM को अब यहाँ भी आना चाहिए। जिस तरीके से हैदराबाद और तेलंगाना में तरक्याती काम MIM ने किया है, किशनगंज के साथ पूरे सीमांचल में MIM तरक्याती काम करेगी और किशनगंज से आगे बढ़ते हुए MIM को पूरे सीमांचल में आना चाहिए। यही सवाल जब किशनगंज में लोगों से किया गया तो वहाँ कुछ बदल गया। 39% लोगों ने किशनगंज में कहा कि RJD कांग्रेस अलायंस सबसे बेहतर है। सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि JDU BJP अलायंस यानी NDA बेहतर है, जबकि 36% लोगों ने किशनगंज में कहा कि MIM सबसे बेहतर पार्टी और सबसे बेहतर अलायंस है। सर्वे के दौरान हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इलेक्शन 2019 के दौरान हिंदुस्तान में किस पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए, किस अलायंस की हुकूमत बननी चाहिए। 36% लोगों ने इस सवाल के जवाब में कहा कि UPA की हुकूमत बननी चाहिए, यानी कांग्रेस और उसके साथ जो दीगर इत्तेहादी पार्टी है उसकी हुकूमत बननी चाहिए। 26% लोगों ने इस सवाल के जवाब में कहा कि NDA की हुकूमत बननी चाहिए और 32% लोगों का मानना था कि नन BJP नन कांग्रेस हुकूमत बननी चाहिए। सर्वे के दौरान तीसरा क्वेश्चन था, आपके लोकसभा हलका के लिए सबसे बेहतर, सबसे मकबूल और ईमानदार उम्मीदवार कौन है जिस पर आपको भरोसा है। इस सवाल के जवाब में कटिहार के 40% लोगों ने तारिक अनवर का नाम लिया। तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इससे पहले NCP में थे और नामवर लीडर हैं। कटिहार के 36% लोगों ने JDU उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी का नाम लिया और कहा कि दुलाल चंद गोस्वामी हमारे लिए बेहतर हैं। इसी कटिहार में 11% लोगों ने NCP उम्मीदवार अब्दुल शकूर को सबसे बेहतर और मकबूल बताया। मामला यह है कि कटिहार में मुकाबला सख्त है और अब्दुल शकूर का 11% वोट जिधर जाएगा उसकी जीत यकीनी हो जाएगी। तारिक अनवर साहब के लिए भी मुकाबला यहाँ सख्त दिख रहा है। पूर्णिया कमिश्नरी की दूसरी सबसे अहम लोकसभा सीट है पूर्णिया। यहाँ 42% लोगों ने अपना बेहतर और मकबूल उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू को बताया। ये पहले BJP में थे, इसी इलेक्शन से पहले कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 38% लोगों ने पूर्णिया में संतोष कुमार कुशवाहा को अपना मकबूल उम्मीदवार बताया। ये 2014 में वहाँ से जीते थे और JDU से अभी भी उम्मीदवार हैं।
सीमांचल का एक और मशहूर लोकसभा हलका अररिया है। 55% लोगों ने यहाँ बताया कि हमारी नज़र में सबसे मकबूल, सबसे बेहतर उम्मीदवार सरफराज आलम है, जबकि 36% लोगों ने यहाँ बीजेपी उम्मीदवार दिलीप कुमार को अपना लोकप्रिय और मकबूल उम्मीदवार बताया। अररिया में भी देखा जाए तो मुकाबला सख्त है। अब हम आते हैं किशनगंज में। किशनगंज सीमांचल का सबसे मशहूर लोकसभा हलका है। 70% वहाँ मुस्लिम वोट्स है। यहाँ जब यह सवाल किया गया कि आपका सबसे लोकप्रिय, सबसे मकबूल उम्मीदवार कौन है, किससे अब आप अपना MP बनाना चाहते हैं, तो यहाँ सिर्फ 11% लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद को बेहतर बताया। 21% लोगों ने कहा JDU के महमूद अशरफ सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं और 61% लोगों ने कहा MIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान सबसे बेहतर हैं, हम उन्हें अपना MP बनाना चाहते हैं। बकिया लोगों ने TMC, आम आदमी पार्टी, BSP के उम्मीदवार के सिलसिले में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। किशनगंज पर सर्वे टीम ने खुसूसी तवज्जो दी और ब्लॉक वाइज वहाँ का जायज़ा लिया कि ब्लॉक वाइज इस सीमांचल के किशनगंज में क्या सूरत हाल है। तो आइए हम आपको किशनगंज की तफसील ब्लॉक वाइज बताते हैं कि ब्लॉक वाइज वहाँ का क्या तज्ज़िया है। किशनगंज ब्लॉक में 42% लोगों का मानना है कि अख्तरुल ईमान सबसे बेहतर हैं। 27% लोगों का मानना है कि मोहम्मद जावेद सबसे बेहतर है। 24% लोगों का मानना है कि JDU उम्मीदवार महमूद अशरफ बेहतर है। बहादुरगंज ब्लॉक में 46% लोगों का मानना है अख्तरुल ईमान सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। 12% लोगों का मानना है मोहम्मद जावेद सबसे बेहतर हैं। 16% लोगों का मानना है JDU के उम्मीदवार महमूद अशरफ बेहतर उम्मीदवार है। 7% लोगों की राय दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में है। ठाकुरगंज बहुत मशहूर विधानसभा हल्का है। यहाँ 40% लोगों की राय MIM उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के बारे में है। 22% लोगों की राय JDU उम्मीदवार महमूद अशरफ के बारे में है। 31% लोगों की राय यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद के बारे में है, जबकि 7% लोगों की राय दीगर उम्मीदवारों के बारे में है। पोठिया ब्लॉक में अख्तरुल ईमान के बारे में सिर्फ 27% लोगों की राय है। 37% लोगों का यहाँ मानना है कि कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद उनके लिए सबसे बेहतर हैं। 30% लोगों का यहाँ मानना है कि NDA के उम्मीदवार महमूद अशरफ बेहतर है। 6% लोगों की राय दीगर कैंडिडेट्स के बारे में है। उमौर में 36% लोगों का मानना है कि अख्तरुल ईमान सबसे बेहतर हैं। 33% लोगों का मानना है NDA उम्मीदवार महमूद अशरफ बेहतर है। 23% लोगों का यहाँ मानना है कि मोहम्मद जावेद बेहतर उम्मीदवार हैं। 8% आवाम की राय दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में है। 22 ब्लॉक में 31% लोगों का मानना है कि अख्तरुल ईमान बेहतर उम्मीदवार हैं। 41% लोगों का यहाँ मानना है कि महमूद अशरफ सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं, जबकि 24% लोगों का मानना है कि मोहम्मद जावेद बेहतर उम्मीदवार हैं। 4% लोगों की राय दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में है। 22 में देखें तो महमूद अशरफ का ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है और 41% लोग उनके साथ हैं। डगरवा ब्लॉक में 36% लोगों का मानना है कि अख्तरुल ईमान सबसे बेहतर हैं। 34% लोगों का मानना है कि महमूद अशरफ बेहतर उम्मीदवार हैं। 28% लोगों का मानना है कि जावेद बेहतर हैं। 2% लोगों की राय दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में है। 22 में जहां महमूद अशरफ सबसे आगे थे, वहीं डगरवा में भी सिर्फ 2% कम है उनका अख्तरुल ईमान से, यानी यहाँ भी मुकाबला सख्त है। अख्तरुल ईमान के फेवर में यहाँ 36% है तो महमूद अशरफ के फेवर में 34%। कोचा धामन ब्लॉक में 65% लोगों का मानना है कि हमारे लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार अख्तरुल ईमान है। 17% लोगों का मानना है कि महमूद अशरफ बेहतर उम्मीदवार हैं। 14% लोगों का मानना है कि मोहम्मद जावेद बेहतर उम्मीदवार हैं। 4% लोगों की राय दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में है। डीगल बैंक ब्लॉक में 45% लोग अख्तरुल ईमान को बेहतर उम्मीदवार बता रहे हैं। 32% लोग महमूद अशरफ को बेहतर उम्मीदवार बता रहे हैं। 16% लोगों की राय मोहम्मद जावेद के बारे में है। 7% लोगों की राय मुख्तलिफ है। टेढ़ा गाछ की बात करें तो इस ब्लॉक में 55% लोगों का मानना है कि MIM उम्मीदवार अख्तरुल ईमान सबसे बेहतर, मकबूल और होनहार हैं। 21% लोगों की राय महमूद अशरफ के बारे में है। 22% लोगों की राय डॉक्टर मोहम्मद जावेद के बारे में है।
और 2% राय दीगर लोगों के बारे में है। ये किशनगंज की मुकम्मल तफसीलात थी, जहां किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, पोठिया, अमौर, बाइसी, डगरवा, कोचाधामन, डीगल बैंक, टेरागाछ में टीमों ने जाकर जायज़ा लिया, उनकी राय जानी और ये सर्वे निकल कर आया कि कहीं अख्तरुल ईमान ज़्यादा है, कहीं महमूद अशरफ है, तो कहीं डॉक्टर जावेद है। ये किशनगंज का तफसीली तज्ज़िया था जो हमने पेश किया और मजमूई इसका ये नज़र आता है कि यानी सबका हम जायज़ा लेते हैं तो 61% अवाम अख्तरुल ईमान के साथ हैं। वो अख्तरुल ईमान को अपना MP, रहबर और लीडर बनाना चाह रहे हैं, जबकि 21% लोगों की राय महमूद अशरफ के बारे में है और सिर्फ 11% लोगों की राय कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद के बारे में है। अगर देखा जाए तो किशनगंज में मुकाबला अब MIM उम्मीदवार अख्तरुल ईमान और JDU उम्मीदवार महमूद अशरफ के दरमियान रह गया है। कांग्रेस कैंडिडेट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। महमूद अशरफ भी ज़्यादा वोट नहीं काट रहे हैं। इन दोनों वोटों को अगर मिला दिया जाता है 11% और 21%, तो कुल मिलाकर के ये 33% होता है। तो इन सब के बावजूद अख्तरुल ईमान को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है। और अगर इस सर्वे का ख्याल किया जाए, एतबार किया जाए, तो अख्तरुल ईमान की जीत साफ नज़र आ रही है। किशनगंज के अलावा दूसरे हलके की अगर हम बात करें तो कटिहार में तारिक अनवर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, अररिया में सरफराज आलम जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, पूर्णिया में कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किशनगंज का सर्वे हमने आपको बताया कि किशनगंज की क्या सियासी सूरत हाल है, लोग किन के साथ है, किन के साथ नहीं है, किसको ज़्यादा वोट मिल रहा है। अब हम आपकी मुलाकात अपनी सर्वे टीम के उन 2 लोगों से करा रहे हैं जो इस टीम के इंचार्ज थे, जिन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया। तो हम जानते हैं अपने साथी मोहम्मद बाबर और मोहम्मद मुनव्वर से कि कैसे उन्होंने सर्वे किया है, किस तरह उन्होंने हालात का जायज़ा लिया है, किस तरह उन्होंने वहाँ जाकर लोगों से बातचीत की और क्या ज़मीनी सूरत हाल है, बराह रास्त वो बताएंगे। बाबर, आप सर्वे करने गए, चारों ज़िला में गए, तो ये जो सर्वे का पूरा अमल है वो किस तरह आपने पूरा किया, किस तरह लोगों से मुलाकात की, किस तरह उनसे आपने उनकी दिल की बात जानने की कोशिश की और जाना आपने? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब हम किशनगंज की तरफ गए, जब किशनगंज हम जाके पहुँचे तो हम एक एज ए रिपोर्टर नहीं गए थे, हम किसी जर्नलिस्ट के हिसाब से नहीं गए थे। हम गए पहले तो हमने बताया वहाँ के लोगों को कि हम एक आम जनता ही हैं जो हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या यहाँ से रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो हमने वहाँ पर जानने की ये कोशिश की कि आप लोग किसे वोट देंगे या आप लोग का रुख किसकी तरफ है, और क्योंकि हमें भी देना, हम भी चाहते कि एक अच्छा लीडर हम चुन के भेजें, तो आप लोग, क्योंकि मेरी वोट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप का हमने सवाल रखा। तो पब्लिक बताता गया कि हाँ मेरे चॉइस ये है, मेरा चॉइस वो है। मतलब ऐसा होता है कि जल्दी लोग दिल की बात बताते नहीं कि हम किसको वोट देना चाहते हैं, तो बता भी नहीं रहे थे, लेकिन हमने बोला कि हम भी चाहते हैं कि एक अच्छे नेता चुने। तो जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, हम लोग फिर अपने में बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारे बीच में एक अच्छे नेता नहीं आएंगे। इस तरह के जब हमने सवाल रखा, हमने बात रखा, तो उधर से बस यही प्रतिक्रिया या बताया, उन लोगों ने आंसर दिया कि हम इसको चुनना पसंद करेंगे, इसको चुनना पसंद करेंगे। जो अब सर्वे आया है तो इसमें किशनगंज के अगर हम बात करते हैं तो अक्सर जगहों पर अख्तरुल ईमान का ग्राफ ऊंचा है और सबका कम है, उनकी जो 2 हरीफ है। लेकिन जो पोठिया का इलाका है तो वहाँ अख्तरुल ईमान का कम है और डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस उनका ज़्यादा है। पोठिया का जो है कि जावेद को 37% मिल रहा है और जबकि 30% इनको महमूद अशरफ को मिल रहा है। अख्तरुल ईमान का वहाँ बहुत कम है, तो क्या वजह है कि वहाँ इतना कम है, इनका ज़्यादा है? जी बिल्कुल, वजह आपको बताता हूँ, क्योंकि पोठिया जो इलाका है वो मोहम्मद डॉक्टर जावेद जो हैं उनका इलाका पड़ता है। तो वो किशनगंज जो विधानसभा है वहाँ से MLA भी रह चुके हैं, 2 दफ़ा रह चुके हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि हमारे इलाके के वो आदमी है या वो लोग हैं, हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ विकास भी हमारे लिए किए हैं, तो ऑब्वियसली कांग्रेस को लोग पसंद भी करते हैं, तो कह रहे कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, वहाँ के लोगों का कहना है। तो उस हिसाब से अख्तरुल ईमान साहब का ग्राफ नीचे आ गया वहाँ पर। अच्छा, कोचाधामन की बात करें तो अख्तरुल ईमान का तो सब जगह मजमूई तौर पर ग्राफ ऊँचा है, लेकिन कोचाधामन में उनका 65% है और इस तरह बहादुरगंज में तो इस कदर ज़्यादा इन जगहों पर। इसका वजह बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि देखिए जब कोचाधामन की बात है तो वो 2 दफ़ा पहले MLA रह चुके हैं,
जब वो एमएलए रह चुके तो उनके दरमियान जब एमएलए के ड्यूरेशन पे उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। उन लोगों का कहना है वहाँ का कि उन्होंने काम किया जैसे करनी चाहिए, तो उनको लोगों का कहना है कि वो काम अच्छा किए हैं। और पिछली दफ़ा वो नहीं थे, और वो नहीं थे उसके बाद वो बैठे गए थे। आपको पता होना चाहिए कि वो बैठ गए थे, क्योंकि वो दूसरे 2014 में जब वो बैठ गए थे तो लोगों को दिल में कहीं ना कहीं जगह बना ली थी उसने कि वो बैठ गए। तो लोगों का कहना है कि जब उन्होंने कुर्बानी दी है किसी चीज़ को लेकर और वो बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें देनी चाहिए। मनोवर, आप ये बताइए, आप भी गए थे सर्वे में, साथ साथ थे, तो अख्तरुल ईमान का इतना जो ग्राफ बढ़ा हुआ है किशनगंज में 61% उनको आ रहा है, तो उसकी क्या वजह है? मतलब क्या रीज़न लोगों ने बताया कि क्यों हम उनको चाहते हैं, हालांकि उनकी जो पार्टी है ज़्यादा पुरानी नहीं है कांग्रेस जेडीयू वगैरह के मुकाबले में? आपने सही कहा, किशनगंज में अख्तरुल ईमान को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह यह है कि बीजेपी वहाँ मजबूत नहीं है, और पिछले 10 सालों से जहाँ मौलाना नसरुल हक कासमी साहब थे तो उस वक्त कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रिपल तलाक पे मौलाना नसरुल हक कासमी साहब को बोलने नहीं दिया कांग्रेस ने, तब वहाँ के जो लोग हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा है कि ट्रिपल तलाक पे मौलाना नसरुल हक कासमी साहब को बोलने नहीं दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब पिछले 4 सालों से लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और 2014 में वो बैठ भी गए थे, मतलब मौलाना नसरुल हक कासमी साहब के हक़ में। तो वहाँ के जो लोग हैं, जैसा कि बाबर भाई ने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह पकड़ बनाए में कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने कुर्बानी दी थी, अब उनके आगे कोई है नहीं। दूसरी बात यह है कि असदुर रवीसी साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं, इनकी जो तकरीर होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ज़ोरदार होती है। जो नौजवान तबका है ये तकरीरों को बहुत ज़्यादा जो है, उन तकरीरों की वजह से वो इसकी तरफ से फेवर में आ गए हैं। तो नौजवान तो तकरीर की वजह से, लेकिन जो बूढ़ा तबका है वहाँ का, जो पुरानी नस्ल के लोग हैं, वो क्यों इतने इनके साथ हैं? देखिए, असल बात क्या, जैसे कि पहले बताया कि 4 साल से कोई अगर ज़मीनी स्तर पर काम करता हो तो लोग उस चीज़ को देखते हैं। और दूसरी बात और एक है ना, जब मौलाना नसरुल हक कासमी साहब को ट्रिपल तलाक पे बोलने नहीं दिया गया तो जो गांव के लोग हैं वो इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हैं कि ये असल वजह है। अच्छा बाबर, किशनगंज का जब हम पूरा जायज़ा लेते हैं तो ये जो 82 का एरिया है, यहाँ महमूद अशरफ को 41% आप लोगों ने दिया है, और अख्तरुल ईमान का सिर्फ 31% है, जावेद का 24%। तो महमूद अशरफ का यहाँ इतना बढ़ जाना? जी बिल्कुल, इसका ये भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो शहीद मोहम्मद अशरफ साहब हैं जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता भी है कह सकते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जो है एक बार प्रमुख भी रह चुकी है, और वो 2009 के इलेक्शन में भी उन्होंने लड़ा था इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं वो पहले से नेतागिरी करते हैं और वो अपने एरिया को बखूबी उन्होंने निभाया है जो भी हो। तो उस एरिया में हमने जाके जब जायजा लिया, बातचीत किया, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्रीय नेता है, तो उनका फैसला इसीलिए भारी है वहाँ। मतलब उनके जो क्षेत्र के लोग उनके कामकाज से मुतमईन हैं? हाँ, उनके क्षेत्र के लोग उनसे मतलब रखते हैं कि सही काम करते हैं वो, तो उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। अच्छा, ज़रा हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि जो कटिहार है तो वहाँ तारिक अनवर साहब को 40% लोग वोट कर रहे हैं, और जो एनसीपी के उम्मीदवार है उनको 15% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और 35 पे जेडीयू के कैंडिडेट है। तो आपको नहीं लगता है कि तारिक अनवर का कुछ कम रहा है वहाँ? हाँ बिल्कुल, लग तो रहा है कि तारिक अनवर साहब का कम रहा है, लेकिन तारिक अनवर साहब को फिर भी लोग पसंद तो कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि तारिक अनवर साहब को कम होने का वजह अभी तो इसलिए खुल के लोग नहीं बताए क्योंकि उनके एनसीपी है, क्योंकि एनसीपी के जो उम्मीदवार अब्दुल शकूर तो भी मुस्लिम वोट बैंक पे वो सिंध लगा रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल एनसीपी से तारिक अनवर साहब एनसीपी छोड़ दिए हैं, आपको ये पता होना चाहिए, कांग्रेस में चले गए। तो एनसीपी को लोग पसंद करते थे वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसी कारण थोड़ा सा उसका वोट का जो ग्राफ है वो गिर गया। अच्छा मनोवर, अगर हम अररिया की बात करें तो अररिया में आप लोगों ने सरफराज आलम को 55% दिया है और प्रदीप कुमार को 36%। तो क्या, जबकि अररिया में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो 44% है, तो सरफराज आलम के इतना बढ़ जाने की क्या वजह है? देखिए, सरफराज आलम के बढ़ जाने की वजह सबसे पहली बार अगर बात करें तो तस्लीमुद्दीन साहब उनके पिता थे, और सबसे अहम बात यही है कि पिछले साल, एक ही साल में उन्होंने जो भी काम किया, उनके पिता ने जितने अच्छे काम किए थे, उनके पिता की बात करें तो जितने रानीगंज वगैरह प्रखंड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनके पिता ने, तो जाहिर सी बात उनके पिता का उनको सिंपैथी मिली। दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने 1 साल में बहुत अच्छा काम भी किया है, और वो जो है वहाँ पे सेकुलरिज्म की जो बात होती है, अररिया की बात करें तो वहाँ पे सेकुलरिज्म की बात होती है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम। ये बताइए कि वहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट है दिलीप कुमार सिंह, ये ज़रा प्रदीप सिंह, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं। हाल ही में उनके एक ऑडियो वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि अगर सरफराज आलम जीत गया तो पाकिस्तान बन जाएगा। तो क्या इस वजह से भी हिंदू वोट बैंक सरफराज आलम की तरफ आया है, उनसे घटा है, या इसका उसको फ़ायदा मिल रहा है? बिल्कुल, ये चीज़ वाकई मतलब फ़ायदा सरफराज आलम को पहुंचाई है। लेकिन एक बात और अब याद रखिएगा कि सिर्फ हिंदू जो हैं, ब्राह्मण तो है नहीं,
छोटी जाति के लोग भी अररिया में बहुत सारे हैं, यादव हैं, मछली जो मछेरा है, वो बहुत सारे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रदीप सिंह की ये ऑडियो जो रिलीज़ हुई है, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत कट्टरपंथी उन्होंने दिखाया है, तो जिसकी वजह से कुछ वोट तो जाहिर सी बात सरफराज आलम को मिला है, लेकिन कुछ ऐसे वोट्स हैं या वोटर्स हैं जो पूरी तरह से सेकुलरिज्म पर भरोसा करते हैं, जो सरफराज आलम आरजेडी पर भरोसा करते हैं, सेकुलरिज्म पर भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से वो सरफराज आलम को बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग। अच्छा, आप लोगों ने अपने सर्वे में ये सवाल तकरीबन चारों जगहों पर किया, और जैसा कि मैंने बताया कि किशनगंज में ज़्यादा पॉजिटिव क्वेश्चन उसका है कि वहाँ जो सीमांचल की तरक्की के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ एंट्री कर रही है। वो सिर्फ किशनगंज तक नहीं महदूद रहना चाहते, बल्कि किशनगंज में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो आगे भी हो जाएंगे। तो उसके बारे में उन लोगों का क्या कहना था मजमूई तौर पर? अगर देखा जाए तो किशनगंज की जनता का कहना है कि हमने देख लिया, नीतीश कुमार के पार्टी को भी देख लिया हमने, लालू का भी पार्टी को देख लिया हमने, यानी कांग्रेस के साथ, तो इस बार मौका दिया जाए, जो MIM की बात कर रहा हूँ, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को मौका दिया, क्योंकि वो हक की बात रखते हैं। क्योंकि जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो दबे पिछले लोग होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं सामने में, उनकी आवाज़ उठाते हैं वो, चाहे सांसद में हो, कहीं भी हो। तो जो छोटे दलित समाज से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। मुस्लिम जो हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो यही एक वजह है कि लोग कहते हैं किशनगंज कि हमारे नेता ऐसे ही होना चाहिए जो हमारी आवाज़ को उठाए। तो किशनगंज कहीं ना कहीं पिछड़ा इलाका है, आप माने ना माने है। तो उन लोगों का कहना है, किशनगंज के लोगों का कहना है कि हम इस तरह के नेता को चुनना पसंद करेंगे, या हमारे वैसे नेता होंगे हमारे लिए जो हमारी हक की बात रखे आगे तक। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सर्वे में मुसलमानों के अलावा दलितों और दीगर ज़ात मज़हब के लोगों से बातचीत की, तो मुसलमानों के अलावा और मज़हब के लोगों का अख्तरुल ईमान के बारे में कितना सपोर्ट था? बता देता हूँ आपको। रही बात जो दलित की बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि दलित जो कहीं ना कहीं समाज में हमेशा वो नीचे ही रह गए हैं अभी तक, आज़ादी के बाद से भी। तो दलित का कहना है कि हमें जब वोट की बात आती है तो बीजेपी बस हिंदू कह के वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दलित को दलित ही माना जाता है। तो दलित का कहना है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का पिछली स्पीच आप देख लिए, भाषण देख लिए, तकरीर देख लीजिए, मुसलमान और दलित की बात ज़्यादा करते हैं वो, इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो दलित का कहना है कि जब मेरी आवाज़, बस असदुद्दीन ओवैसी को मैं वोट नहीं दिया हूँ अब तक, फिर भी मेरी आवाज़ उठा रहे हूँ, तो कहीं ना कहीं जो इंसान बिना फ़ायदे का मेरी आवाज़ उठा सकता है, अगर मैं कुछ उसे फ़ायदा दे दूँ तो ऑब्वियसली मेरा आवाज़ उठाएंगे आगे चल कर। तो शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमें देखा और हमने बताया कि सर्वे की पूरी तफसीलात थी, और ये दोनों हजरात उस सर्वे टीम के इंचार्ज थे, और ये 10 टीम हमारी वहाँ गई थी। हर एक टीम में 3-3 लोग शामिल थे जिन्होंने सर्वे किया। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि अररिया लोकसभा हल्का में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, 23 मई को इसका नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन मिल्लत टाइम्स की इतनी आपसे गुजारिश ज़रूर होगी कि आप जिसको भी अपना वोट दीजिए, सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि जमहूरियत में सबसे अहम आपका वोट होता है। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।